brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी है नेपाल से। खड्ग प्रसाद शर्मा ओली केपी शर्मा ओली ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली है। दिलचस्प तथ्य यह है कि कुछ दिन पहले तक प्रचंड ओली के समर्थन से ही सरकार चला रहे थे, मगर 4 जुलाई को उन्होंने समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। उससे पहले 2 जुलाई को ओली ने प्रचंड से मुलाकात की, उन्हें नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ हुई डील के बारे में बताया और उनसे इस्तीफा देने की अपील की, मगर प्रचंड ने मना कर दिया। उन्होंने ओली पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप भी लगाया। प्रचंड ने कहा कि वो संसद जाना पसंद करेंगे। 12 जुलाई को विश्वासमत प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें प्रचंड बहुमत हासिल नहीं कर पाए, उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद राष्ट्रपति ने ओली को सरकार बनाने का न्योता दिया। ओली ने 166 सांसदों के समर्थन वाली चिट्ठी दिखाई। बहुमत का आंकड़ा है 138। नेपाली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा सरकार का लगभग 30 महीने का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। शुरुआती 18 महीने ओली और बाकी टाइम देउबा पीएम की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी शेयर करेंगे, संभालेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा कि हम साथ मिलकर दोस्ती का रिश्ता मजबूती से निभाएंगे, मजबूत बनाएंगे। भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी बधाई संदेश भेजे हैं। अब केपी शर्मा ओली की कहानी भी जान लेते हैं। तारीख 22 फरवरी 1952, नेपाल के तेहराथुम में मोहन प्रसाद ओली और मधुमाया के घर एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया खड्ग प्रसाद शर्मा ओली। ओली जब 4 साल के थे तब उनकी मां का चेचक से निधन हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी राम माया ने की। ओली स्कूल में फुटबॉल और शतरंज के शौकीन थे। ये खेल खेला करते थे और सबको खेलने के लिए मनाते भी थे। स्कूल में ही कविताओं से भी उनका जुड़ा हुआ। बचपन में ही उनकी मुलाकात कम्युनिस्ट नेता रामनाथ दहल से हो गई। 1963 में उनके साथ वो झापा चले गए, नेपाल का एक जिला है। वहाँ उनका साबका मार्क्स और लेनिन से हुआ। मार्क्स के लिखे का उनके जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने लगे। पार्टी के लिए वो जेल भी गए। फिर 1990 का साल आया। नेपाल को लोकतांत्रिक देश बनाने की जद्दोजहद शुरू हुई। इसके बाद नेपाल में संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था आई। इस आंदोलन ने केपी शर्मा ओली को नेपाल में लोकप्रिय बना दिया। 1991 में वो पहली बार झापा से सांसद बने। 1994 में वो फिर से संसद पहुंचे। उन्हें मनमोहन अधिकारी की सरकार में गृह मंत्री बनाया गया। 2006 में वो गिरिजा प्रसाद कोइराला की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे। बाद में विदेश मंत्री भी वो बने। अक्टूबर 2015 में पहली बार वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। उनको पीएम की कुर्सी मिली और उनके पीएम बनने से पहले भारत और नेपाल के बीच रिश्ते पूरी तरह बिगड़ चुके थे। हुआ यह था कि सितंबर महीने में नेपाल ने अपने संविधान में बदलाव किए थे। नेपाल की मधेसी और धारू जातियों ने इसका विरोध किया और जब प्रदर्शन हिंसक हुए तो भारत ने चिंता जताई थी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एस जयशंकर को विशेष दूत बना करके नेपाल भेजा। जयशंकर तब विदेश सचिव हुआ करते थे। उन्होंने सभी पक्षों से, सभी पार्टियों से बात की और शांति से बैठकर मामला सुलझाने की अपील की, मगर बात बनी नहीं। इसके बाद प्रदर्शन और बढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने भारत नेपाल बॉर्डर की नाकेबंदी कर दी, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। अक्टूबर 2015 में केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जानबूझकर नेपाल की नाकाबंदी कर रहा है। भारत ने इसका खंडन किया, कहा कि प्रदर्शन की वजह से सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसके बाद हालात और खराब हुए। इस बीच केपी शर्मा ओली ने चीन से नजदीकियां बढ़ा ली। कुछ महीने दोनों देशों के रिश्ते तल्ख रहे। फरवरी 2018 में केपी शर्मा ओली दोबारा प्रधानमंत्री बने। मई 2020 में ओली सरकार ने नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया। उन्होंने काला पानी समेत भारत के कुछ और हिस्सों को नेपाल का बता दिया। इससे भारत नाराज हुआ। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। जब ओली की सरकार गई तब उन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे काला पानी विवाद के चलते प्रधानमंत्री पद से हटाया गया। अब केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी वापसी का भारत नेपाल संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या भारत को चिंता करने की जरूरत है? ये सवाल हमने पूछा भारत नेपाल संबंधों के जानकार और लेखक अतुल ठाकुर से। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर है। केपी शर्मा ओली जी का ये 4था टर्म होने जा रहा है। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंडिया को लेकर चेक कर रहा है, काफी जिसपे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स वो देते आए हैं। कुछ अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे जो कभी फुलफिल नहीं हो पाए। तो ये जो अभी उनकी जो वापसी हुई है वो कोई मैंडेट के थ्रू नहीं हुई है, वो एक अरेंजमेंट है। लेकिन वो सिग्नल दे रहे हैं कि इस बार उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, न्यूट्रल होगी
जो लेटेस्ट कल के कई रिपोर्ट्स आए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पब्लिश किया है रिपोर्ट, उसमें वो लगातार अस्योर कर रहे हैं इंडिया को, सिग्नल दे रहे हैं कि दिस टाइम ही इज द चेंज्ड पर्सन, एंड इवन इन नेपाल पीपल आर रियली थिंकिंग दैट ही विल बी द चेंज्ड पर्सन। तो लेट्स सी। वैसे यदि ट्रेड कॉर्पोरेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। कभी कभार हिकअप्स हो सकते हैं क्योंकि उनका एक एग्रेसिव नेशनलिस्टिक स्टैंड रहा है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। पिछले 15 वर्षों में 13 प्रधानमंत्री बदले हैं। वहां पर नेपाल में स्थिर सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? बार बार सत्ता परिवर्तन की वजह क्या है? नेपाल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे से समझते हैं। एक तो नेपाल के पॉलिटिक्स में सबसे ड्राइविंग प्राइमरी जो ड्राइविंग इंटेंट है वो पावर है। इसलिए हमेशा बिना प्रिंसिपल, बिना कोई कॉमन मिनिमम एजेंडा, पार्टीज ये तय करते हैं कि कैसे पावर में जाए। इसलिए ये शिफ्ट होता रहता है। आज उनके साथ अलायंस में रहेंगे, कल उनका विरोध करना शुरू करेंगे, दूसरे के साथ अलायंस में रहते हुए दूसरे के साथ ये शुरू करेंगे, फिर न्यू इक्वेशन। इसी का एक कारण है कि 17 साल में, पास्ट 17 ईयर्स में शायद ये 18th गवर्नमेंट है। केपी शर्मा ओली की पॉलिटिकल जर्नी कैसी रही है? उनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ है? देखिए, ये आई थिंक वो 73 है उनका एज। 14-15 ईयर्स की उम्र से वो प्रोमिनेंस में आए। नक्सलाइट मूवमेंट जो उस समय नक्सलबारी का, ये बिल्कुल उसकी इस तरफ नेपाल की तरफ की है झापा से। तो उनका पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुआ किसी आदमी का क्लास एनिमी उनका हत्या करके शुरू हुआ। इसके वो ही वाज कन्विक्टेड, उनका कन्विक्शन हुआ मर्डर केस में, और उन्होंने ये भी किया। लेकिन जब पॉलिटिकल चेंजेस हुआ तो रॉयल पार्डन इनको मिला 80s में। तो फिर उस समय तक पॉलिटिकल पार्टीज बैन थे नेपाल में। तो जब 1991 से इनको मिड 80s से पहले ही रॉयल पार्डन मिला, तो फिर इसके बाद ये लोग पॉलिटिकल पार्टी भी 1991 के चेंज से पॉलिटिकल पार्टी नेपाल में उनको लीगलाइज किया गया। दे कुड डेमोक्रेटिकली फंक्शन। उसमें केपी ओली सेकेंड रैंक लीडर्स की तरह पॉलिटिक्स में आए। लेकिन जल्दी एक जैसे मदन भंडारी बहुत यंग ब्राइट लीडर थे, उनका एक मिस्टीरियस डेथ हुआ रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद ये लोग इमर्ज करके केपी ओली, माधव नेपाल आगे आए और पार्टी के ये चेयरमैन है। वो 1 दशक से ज्यादा वो है। और पार्टी बिल्कुल अभी नेपाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं ना, पार्टीज में इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है तो लीडर बहुत ही मजबूत होता है। वो केवल ओली एक्सेप्शन नहीं है। अपने पार्टी में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, उसमें वो पार्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शेरबहादुर देउवा अपने पार्टी नेपाली कांग्रेस में उसी तरह से स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो एक तरह का मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ में रबर स्टैंप होता है। तो ओली इसलिए बहुत ही मजबूत है अपने पार्टी में। और दूसरे ओली और लीडर से इस सेंस में भिन्न है कि वो काफी स्मार्ट है, अच्छा स्टडी करते हैं, अपने को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अनपॉपुलर डिसीजन भी ले सकते हैं, हालांकि वो डिसीजन से कभी कंट्री को घाटा भी हो। नई सरकार केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा की पार्टियों के गठबंधन से बनी है। दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं। उन्होंने किन शर्तों पर साथ आने का फैसला किया और नई सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, जो 2 जुलाई मिडनाइट में इन लोगों ने एक डील साइन किया, मिडनाइट डील बोलते हैं, और उसमें क्या है ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन उसका मेन मुद्दा, जैसे मैंने बोला था, जो पॉलिटिकल पावर को परस्यू करने के लिए एक साथ आते हैं। और ओली ने जब देउबा के साथ ये साइन किया 7 पॉइंट एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट, उस समय तक वो प्रचंड के साथ अलायंस में थे। और शायद उससे 3 दिन 4 दिन पहले
जब इन लोगों की बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को बहुत लंबा पॉलिटिकल यात्रा साथ तय करना है, चाहे हेवन हो हेल हो, हम लोगों को साथ चलना है। लेकिन उसका बेसिकली उसको उसको पंक्चर अर्थ में पृथ्वी में किया। हेवन और हेल तो नहीं गए साथ साथ, लेकिन कुछ दिन में ही। इसलिए मैंने ये बहुत ही नेपाली पॉलिटिक्स का डाउनफॉल इससे हुआ कि लीडर्स का क्रेडिबिलिटी, उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं आम जनता।